चैप्टर नंबर 3 सत्य की खोज। वाक्पटु वितंडी शिक्षकों के बीच से ही सुकरात का उदय हुआ, जो एथेन का शायद सबसे अधिक प्रभावशाली, उदात्त एवं बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका पिता सोफ्रोनिकस एक पत्थर तराश था और उसकी माता फेनोरिट एक दाई थी। सोफ्रोनिकस ईमानदार एवं निष्पक्ष एरिस्टिडेस के पुत्र का घनिष्ठ मित्र था और युवा सुकरात पेरिकलिस की मंडली के सदस्यों से परिचित था। अपनी युवा अवस्था में उसने पेलोपोनेशिया के युद्धों के दौरान पोटिदाआ, डेलिए और एक्फीपोलिस में एक उड़न दस्ते के रूप में लड़ाई में भाग लिया। सुकरात बाद में दर्शन शास्त्र के अध्ययन में इतना खो गया कि वह अपने निजी मामलों की भी अनदेखी करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दूसरों की तुलना में अंततः गरीबी के स्तर तक पहुंच गया। उसे शायद अपने परिवार की अपेक्षा दर्शन शास्त्र के अध्ययन से ज्यादा प्रेम था। उसकी पत्नी जेंथिप उम्र में सुकरात से बहुत छोटी थी, लगभग 40 वर्ष। वह झगड़ालू, सिर खाने वाली और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। तथापि सुकरात को अपने तीनों पुत्रों के भविष्य की चिंता रहती थी। सुकरात में एक बात कमाल की थी, वह उसी तरह का जीवन व्यतीत करता था जो वह पढ़ाता था। सुकरात कोई शुल्क लिए बगैर ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से कोई बहस छेड़ देता और उस पर पूरी तरह छाया रहता। जहाँ कहीं और जब कभी युवा व समझदार लोग उसे सुनना चाहते, वह ऐसा ही करता। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए इतना प्रसिद्ध था कि लोग व्यवहारिक आचरण के मामलों एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में उसकी सलाह मांगते थे। सुकरात अपने उपदेशों के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करने के लिए विख्यात था। सुकरात का व्यक्तित्व आकर्षक नहीं था। उसकी नाक चपटी थी, वह जल्दी गंजा हो गया था और उसका वजन भी ज्यादा था, लेकिन शरीर से वह मजबूत था और जो भी उसके संपर्क में आता वह उसे अपने बौद्धिक ज्ञान से चकित कर देता था। जब वह अगोरा यानी सभा स्थल के लिए यूनानी शब्द, जब भी वह अगोरा के रास्तों पर जाता, एथेन के युवक जाकर उसे घेर लेते थे। वे उसके हर शब्द और संकेत को पकड़कर रखते। ईसा पूर्व 399 में उसके 507 नागरिकों के निर्णायक मंडल ने उस पर अनास्था एवं नास्तिकता का आरोप लगाया। उसके अत्यंत प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोपों के अनुसार उसे कुकर्मी और ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति कहा गया जो पृथ्वी के नीचे और आकाश के ऊपर की चीजों की खोज में लगा रहता था और बुरी से बुरी बात को भी बेहतरी के हित में दिखाने का प्रयास करता था और इन्हीं सब बातों की शिक्षा दूसरों को देता था। उसे दोषी करार देने के पक्ष में 6 वोट ज्यादा पड़े और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। विचित्र सी बात है कि जूरी ने उसे यह भी मौका दिया कि वह चाहे तो थोड़ा सा हर्जाना देकर अनास्था के आरोप से मुक्त हो सकता है। उसने इस प्रस्ताव को नहीं माना। उसने प्लेटो तथा अन्य छात्रों के निवेदन को भी ठुकरा दिया, जिन्होंने उसके लिए पायरियस में एक नाव की व्यवस्था की थी ताकि उसे दूर ले जाया जा सके जहां वह आजादी की सांस ले सके। लेकिन सुकरात ने कानून तोड़ने से मना कर दिया। यदि वह जूरी के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर देता तो उसे किस तरह का नागरिक माना जाएगा? वह नागरिक ही नहीं रहेगा। घातक विष का प्याला पीने से पहले अपने अंतिम दिन उसने अपने मित्रों के साथ बिताए। सुकरात के विरुद्ध लगाया गया आरोप था राज्य के देवताओं में अनास्था, अर्थात एथेन की मान्यताओं के विपरीत व्यवहार एवं कार्य, जिनकी यदि खुलेआम शिक्षा दी गई तो युवकों का मन बहक जाएगा और राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसके विरुद्ध अभियोग पत्र लाने वाला मिलिटस नाम का एक नागरिक था, जो पेरिक्लस के मित्रों के अनास्था संबंधी विचारणों यानी कि मुकदमों में मिसाल कायम रखना चाहता था। यद्यपि सुकरात ना तो कोई विधर्मी, स्वेच्छाचारी या परंपरा विरोधी था, ना ही वह कोई अज्ञेयवादी या विश्वासी था। उसके विरुद्ध पूर्वग्रह था, द्वेष था। वह वैर भाव, शत्रुता उकसाने में भी सफल हुआ। मिसाल के तौर पर डेल्फिक देववाणी ने सुकरात के एक निष्ठावान मित्र एवं अनुयायी चायरेफोन को यह कहा जाता है कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। विचारण के दौरान सुकरात ने उसे सभी एथेन वासियों के आचरण को अपने दृष्टिकोण से देखने परखने के औचित्य का प्रभाव बताने की दृष्टा दिखाई और दावा किया कि उनके झूठ को उजागर करके उसने ईश्वर को सत्य साबित किया है। उसे कम से कम इतना तो पता है कि वह कुछ नहीं जानता। हालांकि यह प्रकरण सुकरात की व्यंग बाण छोड़ने की जानी पहचानी प्रवृत्ति को प्रकट करता है, फिर भी उसका दृढ़ विश्वास था कि उसका उद्देश्य दिव्य लोक से प्रेरित है।
सुकरात को एक खिजाने वाला व्यक्ति बताया गया, ऐसा व्यक्ति जो उलट पुलट या नए नए सवाल पूछकर यथास्थिति को बिगाड़ देता है या सिर्फ चिढ़ाने का काम करता है। ये आरोप कुछ कुछ सही क्यों लगता है, उसका कारण यह है कि उसने अपने शिष्य को ललकारा कि वह अपने बारे में सोचे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सवालों के जवाब पाने के लिए करे। उसने उत्तर प्रकट नहीं किए, उसने सत्य को उद्घाटित नहीं किया। उसके बहुत से सवाल काफी सरल थे, जैसे कि साहस क्या है, सद्गुण किसे कहते हैं, कर्तव्य का क्या अर्थ है। लेकिन सुकरात ने जो खोज की और उसने अपने शिष्यों को जिस बात का पता लगाने की शिक्षा दी, उससे यह जान पड़ता है कि अधिकतर लोग इन मूलभूत प्रश्नों का उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। फिर भी वे साहसी, सदाचारी और कर्तव्य परायण होने का दावा करते थे। बर्ट्रैंड रसेल ने सुकरात के बारे में लिखा, शिक्षक का एक कर्तव्य यह भी होना चाहिए कि वह अपने शिष्यों के समक्ष मन की खिड़कियां खोले और परिदृश्य प्रस्तुत करे, उन्हें दिखाए कि कौन कौन से कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें करने में जितना आनंद आएगा उतने ही वे उपयोगी होंगे। सुकरात ने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा। उसके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह उसके दो अति घनिष्ठ मित्रों जेनोफन और प्लेटो की कृतियों में मिलता है। हालांकि जेनोफन ने सुकरात के 4 लघु शब्द चित्र प्रस्तुत किए, फिर भी सुकरात में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है उसका श्रेय अकेले प्लेटो को जाता है। प्लेटो संभवतः सुकरात का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था। वह उस समय 28 वर्ष का था जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। 40 वर्ष की आयु में प्लेटो ने एथेंस में नवयुवकों की शिक्षा के लिए एक स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल को अकादमी कहा जाता था, जो 387 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व तक कायम रहा। तदंतर बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन द्वारा उसे बंद कर दिया गया। सुकरात के बारे में जानकारी हमें प्लेटो द्वारा 399 ईसा पूर्व के बाद लिखे गए अनगिनत संवादों से प्राप्त होती है। लगभग हर संवाद में और एक तरह के 30 से अधिक कथोपकथन हमारी जानकारी में है। सुकरात मुख्य वक्ता है। प्लेटो के संवाद की शैली महत्वपूर्ण है। पूरा वार्तालाप उसने सुकरात की शैली में प्रस्तुत किया है। सुकरात का संवाद प्रश्न उत्तर के रूप में होता है। यह द्वंद्वात्मक शैली भी है। सुकरात किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से एक प्रश्न के दोनों पक्षों पर तर्क वितर्क करता है, फिर उस निष्कर्ष के बारे में किसी दूसरी धारणा के विरुद्ध वाद विवाद किया जाता है और सिलसिला चलता रहता है। जन्म के समय ज्ञान मानव मन में विद्यमान रहता है। यह ज्ञान इतना अधिक नहीं होता है जितना हम अपने दैनिक अनुभव में चीजों से प्राप्त करते हैं, बल्कि इतना कि हम उन्हें याद कर सके। सुकरात ने इस शैली को क्यों अपनाया और प्लेटो ने सुकरात के साथ अपने अनुभवों को संवाद के रूप में क्यों दर्ज किया? इसका एक कारण है, सुकरात ने प्लेटो को बहुत सी बातें सिखाई, लेकिन एक बात की खोज प्लेटो ने कमोबेश खुद ही की। वह खोज यह थी कि मानव जाति को जन्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जन्म के समय मानव मन में ज्ञान विद्यमान रहता है। यह ज्ञान इतना अधिक नहीं होता जितना हम अपने दैनिक जीवन में चीजों के अनुभवों से सीखते हैं, बल्कि इतना कि हम उन्हें याद कर सके। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान पहले से मौजूद रहता है। इसी से समझा जा सकता है कि सुकरात ने अपने शिष्यों को उत्तर क्यों नहीं दिए, केवल सवाल पूछे। उसका काम सच्चाई की शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अपने शिष्यों को यह दिखाना था कि वे अपने मन अथवा स्मृति से सच्चाई को बाहर कैसे खींच सकते हैं। यही कारण है कि सुकरात स्वयं को प्राय ज्ञान रूपी शिशु को जन्म दिलाने वाली दाई समझता था, और उसके संवाद का यही विषय बिंदु है, क्योंकि सिर्फ वार्तालाप में, सिर्फ संवाद में सच्चाई और बुद्धिमानी प्रकाश में आ सकती है। सुकरात ने बहुत बार कहा कि वह किसी भी विषय में विद्वान नहीं है। प्राय अपवाद के बिना उसने माना कि वह उस समय सिर्फ उस विषय या प्रश्न के सार को समझने की कोशिश कर रहा था जिस पर चर्चा या विचार विमर्श किया जा रहा था। जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम, सदाचार, न्याय और किसी अन्य दार्शनिक तत्व के बारे में निर्भीक उद्घोषणा करता, सुकरात एक साधारण सा प्रश्न पूछकर उत्तर देता। जब मैनो उस संवाद में, जिस संवाद में उसका नाम आता है, सुकरात से पूछता है, क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है? सुकरात प्रश्न करता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सद्गुण किसे कहते हैं? जब मैनो एक के बाद अनेक उत्तर देता है तो सुकरात टिप्पणी करता है कि मैनो ने कुछ कहा है जो लगती तो एक बात है, लेकिन उसमें अनेक बातें ध्वनित होती हैं। कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं, लेकिन मैनो ने पूछा कि क्या सद्गुण की कोई एक समन्वित व्याख्या है? इस प्रकार एक मैत्रीपूर्ण संवाद आरंभ होता है, जिसके चलते मनुष्य में न केवल सद्गुण के तत्व पर चर्चा होती है, बल्कि ज्ञान और शिक्षा की सही प्रकृति का परीक्षण विश्लेषण होता है।
इस प्रकार सुकरात का तरीका एक बातचीत का तरीका है, एक विचार विमर्श है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सुकरात ने यह ढंग क्यों अपनाया? अपनी अज्ञानता के अनेक दावों के बावजूद सुकरात जिन लोगों से बातचीत करता था, उनकी अपेक्षा वह इस बात को अधिक अच्छी तरह समझता था कि सिर्फ तथ्य को जानना, पाठ को याद करना या व्याख्यानों को तोते की तरह रटना ही काफी नहीं है। यदि सच में कुछ जानना है, ज्ञान की खोज करनी है, तो व्यक्ति को समझ व विवेक की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। क्या वाला प्रश्न हमें वहां तक ले जा सकता है जहां हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं और हम क्या नहीं जानते हैं। इसी प्रकार क्यों का सवाल हमें अपने संसार को अधिक पूर्णता के साथ मूलभूत रूप से समझने की दिशा में ले जा सकता है। यदि कोई छात्र आपको बताए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर वर्ग शेष दोनों तरफ के वर्गों के वर्गफल के बराबर होता है, तो उसका कहना सच में सही होगा। लेकिन यदि आप इस छात्र से पूछे कि ऐसा क्यों है, तो क्या वह आपको वही उत्तर दे सकेगा? यदि वह उत्तर नहीं दे सकता है, तो उसका अर्थ होगा कि उसने एक उत्तर याद कर लिया है कि यद्यपि इसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है, फिर भी यह अपने कारणों का स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यदि इसकी अनेक तर्कसंगत व्याख्याओं में से कोई एक व्याख्या भी देता है कि समकोण त्रिभुज में वर्णित विशेषता क्यों होती है, तो वह न केवल यह व्यक्त करता है कि उसके कारणों को समझ लिया है, बल्कि इससे उसकी इस योग्यता का भी पता चलता है कि वह उस समझ को दूसरों तक भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा उसकी समझ इस मायने में भी अधिक है कि उसका वर्णन कारण के बहुत नजदीक लगता है। विचार विमर्श का तरीका छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाशें, दूसरों ने जो कुछ कहा या लिखा है उसकी वैधता पर विचार करें और कुछ नहीं तो उसके बारे में समूह में दूसरे विद्यार्थियों को अपनी निजी राय का तर्क संगत समर्थन प्रदान करें। विचार विमर्श की पद्धति यद्यपि एक महत्वपूर्ण साधन है, फिर भी लोगों को शिक्षित करने का यह एकमात्र तरीका नहीं है। विद्या अर्जन करने की 3 विशिष्ट विधियां हैं। मनुष्य जो समझ लेता है उसे भूलता नहीं है, और जब कोई व्यक्ति उस संसार को समझ लेता है जिसमें वह रहता है और यह भी समझ लेता है कि उसमें उसका सही स्थान क्या है, तो उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि वह न केवल अपनी बेहतरी के लिए बल्कि अपने आसपास के अन्य लोगों की बेहतरी के लिए भी सही दिशा का चुनाव कर सके। इसके अलावा यह बात भी महत्व रखती है कि समझदारी को बढ़ाने की क्रिया भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं है। आस्था तलाशने की समझ वाक्यांश स्वीकार करता है कि जिन बातों को हम धार्मिक विश्वास के कारण जानते हैं वे भी तर्क या विवेक के विपरीत नहीं हैं, भले ही वे तर्क के परे हों। धर्म सिद्धांतों को ईश्वरीय वरदान और देवी प्रकटन कहा जाता है, फिर भी व्यक्ति आस्था के अंतर्गत बहुत सी बातों के बारे में ज्ञान को बढ़ा सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि आस्था और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का साथ है। मानव स्वभाव की यह वास्तविकता है कि व्यक्ति प्राय सोचता है कि वह कुछ जानता है जब तक कि उसे अपने उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है किसी बात का अस्पष्ट ज्ञान होना, जो वास्तव में किसी अनुभूति से कुछ अधिक नहीं होता, जिसका असली स्वरूप तब उद्घाटित होता है जब उसे विचार विमर्श के प्रकाश की प्रक्रिया में लाया जाता है। इस प्रक्रिया की सुंदरता यह है कि अपने ज्ञान की सीमा का पता लगाने में हम न केवल यह जान लेते हैं कि हमारी अज्ञानता कहाँ समाप्त होती है, बल्कि यह भी कि हमारा वास्तविक ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है।